Hey students, welcome again. Today we will discuss our second chapter of the Hornbill book, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. Now we will discuss the major characters of this chapter. First of all, introduction of the chapter. Now, the main characters, the author is 37-year-old businessman. Second character is Mary, author's wife. Next character is Jonathan, author's son, and he is 6 years old. Next is Suzanne, author's daughter, and she is 7 years old. Next, Wave Walker. Wave Walker is a ship that is 23 meter long and 30 ton weight wooden hulled. Next, beginning of the voyage. What do you mean by voyage? So voyage is called a sea journey. 3 years planned journey. First part of the plan is 1,05,000 km sailed from west coast of Africa to Cape Town. There are two crewmen. First one is American Larry Wiesel. Second one is Swiss Herb Schegler. Larry Wiesel is belong to America and Herb Schegler is belong to Switzerland. Journey starts. It is written here January 2, the day on which the disaster occurred. Now we will start the summary. Now I will show you where the Gordon Cook's family start their voyage and where to want to go. First, they will start their journey from Plymouth. मीन्स प्लाईमाउथ से उन्होंने अपनी यात्रा जो थी वो स्टार्ट करी. उसके बाद वो केप टाउन तक जो है बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से यहाँ तक पहुँच जाते हैं. नेक्स्ट उन्हें पहुँचना है कहाँ पे, एम्स्टर्डम आइलैंड पे वो पहुँचते हैं और उन्हें जाना कहाँ तक है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक जाना होता है, जो कि इंडियन ओशन को क्रॉस करके इस इंडियन ओशन में से होते हुए उनको यहाँ पे पहुँचना है. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सी वोएग है, समुद्री यात्रा है, तो इस वजह से उन्हें यहाँ से अपनी यात्रा करते हुए और इस इंडियन ओशियन हिंद महासागर में से पहुँचते हुए और ऑस्ट्रेलिया तक जाना है. जब वो प्लाईमाउथ से चलना स्टार्ट करते हैं तो केप टाउन तक इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के वो पहुँच जाते हैं. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द वोएग. सो किस तरह से वो अपनी यात्रा जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इस बारे में पढ़ेंगे. द राइटर स्टार्टेड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयेज इन जुलाई 1976 कि लेखक ने अपनी समुद्र द्वारा संसार का चक्कर लगाने वाली जो यात्रा है वो जुलाई 1976 में शुरू की थी. हिज वाइफ मैरी, हिज सन जॉन एंड हिज डॉटर सुजेन ऑल्सो अकम्पेनिड हिम. The son was only 6 years old and the daughter was 7 years old. The writer was then a 37 years old businessman. He wanted to follow the same route that Captain James Cook had taken 200 years earlier. राइटर जो है वो उनकी पत्नी मेरी और उनके बेटे जॉन और उनकी बेटी सुजेन के साथ में यात्रा जो सी वोएग है उस पे चलते हैं. जो यहाँ पे जॉन है उसकी जो एज है वो लगभग 6 साल होती है. जो बेटी सुजेन है उसकी एज लगभग 7 साल होती है और खुद जो राइटर है वो लगभग 37 इयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन होते हैं. और वो बिल्कुल उसी रास्ते को अपनाना चाहते हैं जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने लगभग 200 साल पहले अपनाया था. यानी जिस रास्ते से कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले यात्रा की थी उसी रास्ते से गॉर्डन कुक जो है वो अपनी सी वोएग को, अपनी सी जर्नी को जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं. नेक्स्ट, वो प्लाईमाउथ से अपनी यात्रा जो है वो स्टार्ट करते हैं. चारों जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और ये चारों ही मिलके यात्रा जो है वो शुरू करते हैं. नेक्स्ट, फॉर अबाउट 16 years both he and his wife had been dreaming of what the famous explorer had done.
और उसके बाद पिछले 16 साल से राइटर और उनकी वाइफ इस बारे में सोच रहे थे कि किस तरह से वो अपनी इस यात्रा को पूरा करेंगे। They used to spend all their free time in improving their shipping skills on the British Sea. और वो इंग्लैंड के समुद्र में पिछले 16 साल से लगातार जितना भी उनको खाली समय मिलता था उस खाली समय को वो अपनी समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं को सुधारने में लगे हुए थे। They made a huge boat 23 meters long. It was made of wood and weighed 30 tons. It was beautiful boat and was made with great skill. The months were spent in fitting it out. They tested it in the roughest weather they could find. उन्होंने एक बोट को बनाया और जो बोट थी वो लगभग 23 मीटर लंबी थी और लगभग 30 टन उसका वजन था, जो कि लकड़ी से बनाई गई थी। यह एक बहुत ही सुंदर बोट थी और इसमें बड़ी कुशलता के साथ इसको बनाया गया था, इसको सजाया गया था और इसको सजाने में, इसको तैयार करने में कई महीने लग गए थे और जितना संभव हो सके उतना खराब से खराब मौसम में इसको टेस्ट किया गया ताकि समुद्री यात्रा के दौरान जो है वो किसी भी तरह की समस्या ना आए। It was to be a 2,55,000 किलोमीटर जर्नी और यह लगभग 2,55,000 किलोमीटर लंबी यात्रा थी जिसे 2 फेजेस में डिवाइड किया गया था, जो कि आप देख रहे हैं 1,05,000 और 1,50,000 के अकॉर्डिंग जो था 2 फेजेस में उसको डिवाइड किया गया था। They had planned to complete it in 3 years और प्लान था कि इस पूरी की पूरी यानी कि 2,55,000 किलोमीटर लंबी यात्रा को जो है वो 3 साल में पूरा कर लिया जाए। The first part of the journey was completed pleasantly. तो पहला जो पार्ट था वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के आराम से पूरा कर लिया गया। कौन सा फेज़ की यहाँ पे बात हो रही है? जो कि 1,05,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो आराम से बिना किसी परेशानी के कर ली गई, जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक थी, प्लाईमाउथ से और केप टाउन तक, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया था। नेक्स्ट, दे सेल्ड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड रीच्ड केप टाउन और इस तरह से वे अफ्रीका के पश्चिम तट के साथ यात्रा करते हुए केप टाउन पहुंच गए। Now, for the second part of their journey, they were to enter the world's roughest sea. और अपनी यात्रा के दूसरे भाग में उन्हें विश्व के सबसे तूफानी सागर में प्रवेश करना था और वो तूफानी सागर कौन सा था? इट वॉज द साउथर्न इंडियन ओशन। यह हिंद महासागर का दक्षिणी भाग था जिसको कि उन्हें क्रॉस करके आगे की तरफ जाना था। आप जो है वीडियो को आराम से बैक करके और बैक में ले जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अभी मैंने आपको मैप में पूरा डिटेल में ये सारी चीज़ें अभी दिखाई थी और समझाई हुई थी। Here they took 2 sailors to help them. One was Larry Wiesel, he was an American. The other was Herb Schegler, he was a Swiss. और यहाँ से उन्होंने अपनी सहायता के लिए 2 सेलर्स को यानी 2 नाविकों को अपने साथ में ले लिया जो कि प्रोफेशनल सेलर्स थे, तो उन्होंने अपने साथ में ले लिया। एक का नाम था लैरी विजल जो कि अमेरिकी था यानी कि अमेरिका से था और दूसरा था हर्ब शेजलर जो कि एक स्विट्जरलैंड वासी था। स्विस यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स जो स्विट्जरलैंड के जो निवासी है, स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? स्विस बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि कैसे उनकी समुद्री यात्रा की तैयारी शुरू होती है और कैसे वो केप टाउन तक बिना किसी मुसीबत के पहुँचते हैं। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं बियॉन्ड केप टाउन यानी कि केप टाउन के बाद। इट वॉज 2 days आफ्टर दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम केप टाउन और केप टाउन से चले उन्हें अभी 2 दिन हो चुके थे। स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगिन टू ब्लो, अब तेज हवाएं चलने लगी थी। दे केप्ट ब्लोइंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और ये तेज हवाएं जो हैं वो अगले कुछ सप्ताहों तक चलती रही। नेक्स्ट,
द राइटर वॉज नॉट वरीड अबाउट स्ट्रॉन्ग विंड्स, राइटर को जरा सी भी इन तेज हवाओं की चिंता नहीं थी. वट वरीड हिम वॉज द साइज ऑफ द वेव्स, जिस बात की राइटर को चिंता थी वो तेज हवाएं नहीं थी बल्कि लहरों का आकार था, यानी कि जितनी ऊंची लहरें उठ रही थी उस चीज को लेकर जो राइटर थे वो चिंतित थे. They went as high as the main mast of their ship up to 15 meters. जो लहरें थीं वो समुद्री जहाज के मास्ट के लगभग जितनी ऊंची थी जो कि 15 मीटर था. नेक्स्ट, on December 25 they were 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को वे केप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर तक पहुंच गए थे. द वेदर वॉज टेरिबली बैड येट दे हैड अ क्रिसमस ट्री एंड एंजॉयड क्रिसमस इन ए वंडरफुल वे. और मौसम हालांकि बहुत ही खराब था, लेकिन मौसम खराब होने के बाद भी जो उनके पास क्रिसमस ट्री था उस क्रिसमस ट्री के साथ ही उन्होंने जो है क्रिसमस मनाया. They enjoyed the New Year's Day also in a spirited manner. They hoped that the weather would change soon, and it did change, but for the wars. अब उन्होंने जैसा सोचा क्या कि उन्होंने नई साल वाला दिन भी बहुत अच्छे से मनाया और उनको आशा थी कि मौसम जो है वो जल्द ही बदल जाएगा. उनकी आशा बिल्कुल सही भी सिद्ध होती है. मौसम बदलता है लेकिन खराब होने के बजाय मौसम जो है वो क्या हो जाता है, खराब जो है अच्छा सुधरने की बजाय मौसम जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है. नेक्स्ट, on January 2 they were huge waves. The ship rose to the top of each wave. They had put up only a small sail in front of their ship. अब 2 जनवरी को लहरें बहुत बड़ी बड़ी थीं. जहाज जो है वो हर लहर आने पर ऊपर उठ जाता था और क्या कि दे हैड पुट अप ओनली ए स्मॉल सेल इन फ्रंट ऑफ देयर शिप. अब वो अपने जहाज के आगे वाले भाग पर एक छोटा सा सेल जो था, सेल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्टॉर्म जिब. अब जिब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. ये जो आपको दिख रहा है जो रेड वाला जो यहाँ पे क्लॉथ जो इस तरह से यूज़ किया जाता है, ट्रायंगुलर पीस जो है यूज़ किया जाता है उसको शिप को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिब बोलते हैं. नेक्स्ट देखिएगा. द स्क्रीमिंग साउंड ऑफ द विंड वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. अब जो तेज हवा जो कि चल रही थी वो पूरी तरह से कानों के लिए दुखदायक प्रतीत हो रही थी, पेनफुल साबित हो रही थी. इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द स्पीड दे ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब ऑल्सो. और जहाज की स्पीड को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि छोटा सा जो जिब है वो उन्होंने नीचे की तरफ लगा दिया. They attached lifelines to their life rafts. Then they put on their oilskins and life jackets. और उसके बाद उन्होंने जो जीवन रक्षक नौकाओं के साथ में जो रस्से थे वो बांध दिए. फिर उन्होंने अपने जो ऑयल स्किन्स वाले जो लाइफ जैकेट्स हैं यानी कि जीवन रक्षक जो जैकेट हैं वो उन्होंने पहन लिए. At about 6 p.m. there was a dreadful silence. The wind stopped blowing and the sky grew dark. Then there was growing roar. और शाम के लगभग 6 बजे का समय था. पूरी तरह से समुद्र में एकदम सन्नाटा छा गया, हवा का चलना बंद हो गया और आकाश काला हो गया एकदम से. ए ह्यूज क्लाउड वॉज सीन क्लोज टू द बैक ऑफ द शिप. एकदम से गरजने की आवाज़ सुनाई दी और जहाज के पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़ा काला बादल दिखाई दे रहा था. But it was not a cloud. It was a terrible wave, almost twice the height of the other waves. लेकिन वास्तव में ये कोई बादल नहीं था बल्कि ये क्या था, एक भयानक लहर थी जो कि दूसरी लहरों से आकार में लगभग दुगनी थी. It appeared perfectly vertical. और यह पूरी तरह से लंबवत थी. Next, caught in the storm. कैसे वो तूफान में फंसते हैं. The roar changed into a thunder. The writer thought that their ship would ride over the wave. अब जो गरज की आवाज़ थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई और लेखक ने सोचा कि जहाज़ जो है वो लहर के ऊपर पहुंच जाएगा. But there was a dreadful explosion that shook the deck. A torrent of water broke over the ship.
लेकिन अचानक ही एक भयंकर धमाका हुआ जिसने जहाज के डेक को हिला कर रख दिया। पानी की एक धार जहाज के ऊपर तक जो है आने लगी। The writer's head smashed into steering wheel. He was thrown overboard. He was aware that he was sinking below the waves. He accepted the fact that his end was near. He was losing consciousness and he felt quite peaceful. अब जो लेखक का सिर है वो स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराता है, वह जहाज से बाहर जा गिरता है और तभी उसे महसूस होता है कि वह लहरों के नीचे डूबता जा रहा है। उसने इस बात को भी स्वीकार कर लिया था राइटर ने कि उसकी मौत अब नज़दीक है और वह होश खोता जा रहा था और काफ़ी शांति महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक ही क्या होता है कि उसका सिर जो है ऊपर को उठकर पानी के बाहर आ गया। बट देन सडनली हिज हेड हुप्ड आउट ऑफ द वाटर। अचानक ही उसका सिर जो है वो पानी से बाहर आता है। ही सॉ द वेव वॉकर अ फ्यू मीटर्स अवे, और उसने वेव वॉकर को कुछ ही मीटर की दूरी पर देखा। इट वॉज रनिंग ओवर इनटू द सी, वह समुद्र में उलट गई थी। द मास्ट वर ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, देन ए वेव थ्रू इट अपराइट। द राइटर्स लाइफ लाइन वॉज स्टिल टाइड टू द शिप। जब राइटर ने वेव वॉकर को देखा तो वेव वॉकर पूरी तरह से उलट चुकी थी और उसके जो मास्ट थे वो लगभग पानी के तल के साथ में लगे हुए थे। तभी एक तेज लहर आती है और लहर ने उसे उछालकर सीधा कर दिया। द राइटर्स लाइफलाइन वॉज स्टिल टाइड टू द शिप। It pulled at him with such a jerk that he was thrown back onto the ship. और तभी अचानक से क्या होता है कि लेखक ने अपनी जो रस्सी, जो जीवन रक्षक रस्सी थी जो कि जहाज के साथ में बांधी हुई थी, उसने एक झटके से खींचकर राइटर को जहाज पर पटक दिया। यानी कि जैसे ही बोट सीधी होती है तो राइटर जो है उस रस्सी के साथ में खींचे हुए चले जाते हैं और वापस से सी के जो शिप के डेक तक पहुंच जाते हैं। Now the waves tossed him around the deck like a rag doll. और फिर लहरों ने इस तरह से डेक पर राइटर को उठा के फेंक दिया मानो कि किसी चिथड़े की गुड़िया को जो है वो कपड़े की गुड़िया को इधर उधर फेंक रही हो। Next, his left ribs cracked, his teeth were broken and his mouth was filled with blood. अब उसकी बाईं तरफ की पसलियां टूट गई थी, उसके दांत जो थे वो टूट चुके थे और उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। Somehow he found the steering wheel and tried to control the ship for the next wave. अब जो राइटर है वो किसी तरह से स्टीयरिंग व्हील के पास पहुंच गया और अगली लहर के लिए उन्होंने जहाज पर काबू करने की कोशिश की। There was water everywhere on the ship. He could feel that water had entered the lower parts of the ship. जहाज पर सब तरफ पानी था और जो राइटर हैं उन्होंने ये महसूस किया कि पानी जहाज के निचले भागों में भी भर गया था। But he could not dare to leave the steering wheel and go down to investigate. लेकिन अब उनका इतना हौसला जो है नहीं था उनके अंदर, अब इतना जो स्ट्रेंथ है वो इतनी बाकी नहीं थी कि वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर नीचे जा सकें और वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट कर सकें। सडनली द डोर इन द डेक फ्लोर ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, सी सेड। द लोअर decks have smashed and there is water everywhere. The writer asked Mary to take the wheel and he himself went down to see what could be done. तभी एकदम अचानक से आगे की तरफ डेक के फर्श में बने एक छिद्र का जो ढक्कन है वो खुलता है। कैसा? जैसा यहाँ पे ये वाला जो ढक्कन है ये वहाँ पे खुलता है और मैरी जो है वो डेक के फर्श में जो ढक्कन था उसमें से बाहर निकलती है और आके बोलती है कि हम डूब रहे हैं, नीचे वाले फर्श टूट गए हैं और सब तरफ पानी ही पानी है।
और जो राइटर हैं उन्होंने मैरी को कहा कि वो स्टीयरिंग व्हील संभाले और वह स्वयं यह देखने के लिए नीचे चला गया कि अब क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो यहाँ से नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट, स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म, तूफान के साथ संघर्ष। When he went down, he saw Larry and Herb try to pump out of the water. Broken pieces of the wood were hanging all around. The right side of the ship had bulged inwards. और जैसे ही राइटर नीचे आया तो उसने देखा कि लैरी और हर्ब पंप चलाकर पानी बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़े सभी तरफ से लटक रहे थे और जहाज का दाईं तरफ वाला भाग अंदर को पिचका हुआ था। Clothes, crockery, charts, tins, and toys were floating around in the deep water. The writer half swam and half crawled into the children's cabin. "Are you all right?" he asked. "Yes," they said. But Shue said that her head had been hurt a bit. There was a big bump above her eyes, but the writer had no time to attend it. राइटर जो है कुछ तैरता हुआ और कुछ घिसटता हुआ बच्चों के कैबिन में पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जो बच्चे हैं उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन शू ने कहा कि उसके सिर पर थोड़ी चोट लगी है और उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सूजन थी। लेकिन लेखक के पास इस बात की चिंता करने का कोई समय नहीं था। He had to plug the hole from where the water was gushing in. If that was not done, the ship was sure to sink. राइटर को उस छेद को बंद करना था जहां से पानी तेजी से अंदर आ रहा था, और यदि ऐसा ना किया जाता तो जहाज ने अवश्य ही डूब जाना था। Debris was floating around the cabins. It blocked the hand pumps. The electric pump was almost not working. It had short-circuited. The water level in the ship was rising threateningly. और फिर क्या कि आसपास में बहुत ही ज़्यादा जो टूटा हुआ जो सामान था वो इकट्ठा हो गया था और इसने पंपों को भी जाम कर दिया था, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि जो लैरी विजल और जो लैरी विजल और हर्ब शिजलर जो है वो किस तरह से पानी निकाल रहे थे, तो वो मैंने आपको दिखाया था। उन पंप में क्या हो गया था कि जो वहाँ पे टूटा हुआ सामान था वो लगातार उन पंप्स के अंदर फंस गया था, और अब से क्या हुआ कि जो पंप थे वो पूरी तरह से जाम हो गए थे। द इलेक्ट्रिक पंप वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग। जो बिजली से चलने वाला पंप था वो भी अब काम नहीं कर रहा था। इट हैड शॉर्ट सर्किटेड, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल इन द शिप वॉज राइडिंग थ्रेटिंगली, और जहाज में पानी जो था वो भयंकर रूप से बढ़ रहा था। Luckily, they had another electric pump. The writer connected it to outpipe and it started working. He was able to plug the big holes also. और सौभाग्यवश खुशकिस्मती से उनके पास एक दूसरा बिजली का पंप था और लेखक ने इसे बाहर पानी निकालने वाले पाइप के साथ में जोड़ दिया और इसने काम करना शुरू कर दिया। वह बड़े बड़े छेद बंद करने में भी योग्य हो गया। The night dragged on. They had to keep the pumping and steering all night. रात हो गई और उन्होंने पूरी रात भर पानी निकालते और जहाज को चलाते रहना पड़ा। They sent radio signals for help, but there was no reply. It was not something surprising because they were in a remote corner of the world. और उन्होंने क्या कि सहायता के लिए रेडियो सिग्नल भी भेजे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। और यह कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि दुनिया के सबसे दूर वाले कोने में थे और जहाँ से कि उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शूज हैड swollen alarmingly, और शू का जो सिर था वो बुरी तरह से सूज चुका था। हर आइज लुक्ड टेरिबली ब्लैक, उसके जो आँख थी वो भयंकर रूप से सूजी हुई थी। एंड शी हैड अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके बाजू पर एक गहरा घाव भी हो चुका था।
When the writer asked why she had not told of her injury, she said, I did not want to worry you when you were trying to save us all. और जब राइटर ने उससे पूछा कि उसने अपनी चोट के बारे में क्यों नहीं बताया था, तो शू ने जो है, जो कि लगभग 7 साल की एक बच्ची है, तो उसने बड़े ही प्यार से अपने डैडी को आंसर दिया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, जबकि आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। सर्च फॉर एन आइलैंड। अब यहाँ पर जो हमने बात की वो हमने बात की थी स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म। अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से वो उस आइलैंड की तलाश करते हैं। By the morning of January 3rd, the water level was quite under control. It was 15 years since the wave had hit the ship. 3 जनवरी सुबह की बात है, पानी का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक काबू में आ गया और इस बात को 15 घंटे बीत चुके थे जब लहर जहाज से टकराई थी। And then they had survived. Now they could have 2 hours rest in rotation. पानी का स्तर अब इस लेवल में आ चुका था, इस कंट्रोल में आ चुका था कि हर कोई चाहे तो एक एक करके बारी बारी से 2 घंटे का आराम कर सकते थे वो सभी लोग। But still a lot of repair had to be done in the lower parts of the ship where all the wooden frames had smashed. लेकिन जहाज़ के निचले हिस्से में अभी भी काफ़ी ज़्यादा मरम्मत करने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लकड़ी के सभी फ्रेम टूट गए थे। It did not seem possible that वेव वॉकर would be able to reach Australia. अब लहरों से टकराने के बाद वेव वॉकर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अब ऐसा नहीं लगता था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक सुरक्षित पहुँच पाएगी। The writer checked his charts. He calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them was in Amsterdam. Now, their only hope was to reach these spots in the vast ocean, but that could be possible only if the wind stopped and they could put up the sail. राइटर जो है वो अपने चार्ट को चेक करता है और उसके बाद कैलकुलेशन करता है किस बारे में कि पूर्व दिशा में यदि वो कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड जो है वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। उनमें से एक का नाम था एम्स्टर्डम। अब उनकी एकमात्र आशा यही थी कि उस बड़े से सागर में उन जगहों पर पहुँचना था, लेकिन यह तभी संभव हो सकता था कि जब हवा चलनी रुक जाती तो ही ये संभव हो सकता था। It was January 4. They had been pumping water continuously for 36 hours. 4 जनवरी का दिन था। वे लगातार 36 घंटों से पानी को पंपों की सहायता से बाहर निकाल रहे थे। Now only a few centimeters of water was left. लेकिन अब केवल कुछ सेंटीमीटर पानी ही रह गया था। They could not put up any sail on the main mast. और अब जो उसके मेन मास्ट थे उनको वो नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि द प्रेशर कुड टीयर अपार्ट द डैमेज शिप। क्योंकि दबाव की वजह से पूरी की पूरी जहाज़ जो कि पूरी तरह से पहले से ही लगभग टूट चुकी थी वो पूरी तरह से टूट जाती। सो दे हॉस्टेड ओनली द स्टॉर्म जिब। स्टॉर्म जिब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्मॉल ट्रायंगुलर सेल यूज्ड इन द फ्रंट, जो कि फ्रंट में बिल्कुल यूज़ किया जाता है। इसलिए क्या कि उन्होंने तूफ़ानी मौसम में प्रयोग किया जाने वाला जहाज़ का तिकोना जो सेल था उसका उन्होंने यूज़ किया। एंड स्टार्टेड फॉर वेयर दे थॉट द 2 आइलैंड वर। और फिर उसके बाद उस दिशा में चलना उन्होंने शुरू कर दिया जहाँ पे उनको लगता था कि इस वाली दिशा में, इस वाले डायरेक्शन में वो आइलैंड हो सकते हैं। मैरी फाउंड सम मीट एंड बिस्किट्स फॉर देम। मैरी को जो है वहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा सामान जो था वो इधर से उधर बिखर चुका था, तो कुछ जो है मीट और कुछ जो है बिस्किट वहाँ पे मिल जाते हैं। एंड दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और लगभग 2 दिन के बाद उन्होंने अपना खाना खाया। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम मरने से नहीं डरते। ये आखिर बात किसने कही, कब कही और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट बन गई कि हमारे चैप्टर का टाइटल ही बन गई। द सेंस ऑफ रिलीफ वो शॉर्ट लिव्ड। अब उनकी जो राहत की सांस जो उन्होंने ली थी कि पानी अब कंट्रोल में आ चुका है, शिप जो है वो आराम से चल रहा है, ये थोड़ी देर के लिए ही था। क्यों? क्योंकि एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन टू बिल्ड अप बिहाइंड दैम। क्योंकि शाम के जो है 4 बजे फिर से बादल जो है उनके पीछे बनने लगे थे। The
wind became stormy and the waves rose higher. अब धीरे धीरे जो हवा थी वो तूफानी हो गई थी, लहरें ऊंची हो गई थी. The weather continued to deteriorate throughout the night. और मौसम जो था वो खराब होता गया. By dawn on January 5th, the situation was again very horrible. और 5 जनवरी की सुबह पे जो स्थिति थी वो दोबारा बहुत भयंकर हो गई. The writer went in to comfort the children. John asked, "Daddy, are we going to die?" The writer tried to assure him that they would succeed in their efforts. At this, the boy said, "Daddy, if we are not afraid of dying, if we can all be together, you and Mommy, Shu and I." राइटर जो है वो बच्चों को सांत्वना देने के लिए जो है वो अंदर जाता है. जॉन ने पूछा कि डैडी क्या हम अब मरने जा रहे हैं. लेखक ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की और वे अपने प्रयासों में कि वे जो एफर्ट कर रहे हैं उनमें सक्सेसफुल होंगे और सक्सेसफुल तरीके से एम्स्टर्डम तक पहुंच जाएंगे. ये बात जो लेखक है, राइटर है, वो अपने बच्चों को समझाते हैं. इस पर लड़के ने कहा कि डैडी हम मरने से नहीं डरते यदि हम साथ हैं, आप और मम्मी, शू और मैं. द राइटर कुड फाइंड नो वर्ड्स टू आंसर. अब लेखक के पास कोई ऐसे शब्द नहीं थे कि उस छोटे से बच्चे की इस बात का वो आंसर दे सके. He determined to fight the sea with everything he had. He decided to stop the ship, keeping its undamaged side to side of the oncoming waves. अब लेखक ने उनके पास जो कुछ भी था उससे ही समुद्र से लड़ने का निश्चय किया. उसने जहाज को रोककर उसके ठीक हिस्से की लहरों की तरफ रखने का निर्णय किया. More and more water was getting in through the broken planks. अब ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी था वो तख्तों से अंदर आता जा रहा था. Both of them felt that the end was very near. अब जो राइटर हैं और उनकी वाइफ मैरी है उनको ऐसा लग रहा था मानो कि उनका अंत अब निकट था. A ray of hope. अब यहाँ पर वो अपनी पूरी तरह से अपनी जो आशा है वो छोड़ चुके हैं, उम्मीद जो है वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं. लेकिन तभी उन्हें आशा की एक किरण नज़र आती है. कैसे? बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 वे वॉकर हैड कम आउट ऑफ द स्टॉर्म. कि वे वॉकर तूफान से बाहर आ गई 6 जनवरी की सुबह पे. द विंड हैड ईज्ड. हवाएं जो थी वो धीमी हो गई. The writer went in the chart room and made a study of the charts and made other calculations. और उसके बाद जो राइटर है वो चार्ट रूम में गए, चार्टों का अध्ययन करके और पूरी गणना की. The best he could know was that in 1,50,000 kilometer wide ocean they were looking for a 65 kilometer wide island. कि सबसे अच्छी तरह से जो वो बात जानते थे वो केवल इतना थी कि वो 1,50,000 किलोमीटर चौड़े समुद्र में सिर्फ और सिर्फ एक 65 किलोमीटर चौड़े आइलैंड को ढूंढ रहे थे. बस इससे ज़्यादा वो कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाए. The writer and his wife were making calculation. Shu moved painfully up to him. The left side of her head was now very swollen. और जब लेखक और उनकी जो वाइफ है मैरी वो आपस में जब वो कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसी समय पे शू जो है वो उनकी तरफ दर्द से कहराती हुई आई. उसके सिर का जो लेफ़्ट साइड था वो पूरी तरह से सूज गया था. उसकी आँख जो थी वो काली पड़ गई थी और आँखें जो थी वो बिल्कुल जो थी सूज चुकी थी. शू गेव राइटर ए कार्ड शी हैड मेड. ऑन इट वॉज रिटन, "Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best." जब वहाँ पे कैलकुलेशन चली रही थी तो शू ने राइटर को यानी कि अपने फादर को एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था
और इस पर लिखा था, ओ मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। यह कार्ड आपका धन्यवाद करने के लिए है और यह कि आओ हम बेहतर करने की कोशिश करें। At about 2 p.m. the writer went on the deck। और दोपहर के बाद लगभग 2 बजे जो राइटर है वो डेक पर गए। He asked Larry to steer the ship at 185 degrees. He told him that by following that course he expected to see the island at about 5 p.m. Then he went down and dozed off in his cabin। और दोपहर के लगभग 2 बजे लेखक जो है वो डेक पर गए। उसने लैरी से जहाज को 185 डिग्री पर घुमाने के लिए कहा और उसने उसे कहा कि इस रास्ते पर जाने से उसे आशा है कि वे लगभग 5 बजे तक उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद वह नीचे गए और नीचे जाकर अपने कैबिन में थोड़ा सा रेस्ट करने लगे। The happy landing। When he woke up, it was 6 p.m. and was growing dark. He thought that at the speed they were going, they must have missed the island. Just then John came there. Shue was right behind him। और जब वह जागा, कौन? राइटर। तो उस समय पे शाम के 6 बज गए थे, अंधेरा घिरता आ रहा था और उसने सोचा कि जिस स्पीड से वो लोग जा रहे हैं वे अवश्य ही टापू को पीछे छोड़ चुके हैं। तभी जॉन जो है वो अंदर आया। शू उसके पीछे आती है। कैन आई हैव ए हग? जॉन आस्क्ड। वाई एम आई गेटिंग ए ह्यूग हग नाउ? द राइटर आस्क्ड। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, रिप्लाइड जॉन। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, सेड द राइटर। Why? You must be sad, Shue. You have found the island. What? The author shouted। क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? जॉन ने पूछा। तुम मेरे अब गले क्यों लगना चाहते हो? राइटर ने पूछा। तो जॉन जो है वो बोलता है, क्या? क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन डैड और सबसे बेहतरीन कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, सेड द राइटर। आज नहीं जॉन, मैं शायद वैसा नहीं हूँ, राइटर ने कहा। वाई यू मस्ट बी, सेड शू, यू हैव फाउंड द आइलैंड। क्यों? आप अवश्य ही हैं। क्या हैं अवश्य ही? कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पापा और सबसे बेहतरीन कैप्टन हैं क्योंकि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है। क्या? वॉट? द ऑथर शाउटेड। इट इज़ आउट इन फ्रंट ऑफ अस, सेड द टू टुगेदर। और लेखक एकदम से चिल्लाया कि क्या? वह बाहर हमारे सामने है, उन दोनों ने कहा। द राइटर वेंट रनिंग टू द डेक। ही शुड सी complete outline of the Amsterdam. It was only a dull piece of volcanic rock. There was little vegetation on it, but to him it was the most beautiful island in the world. They anchored offshore for the night. The next morning, all 20 inhabitants of the island cheered as they helped them to come on the shore. लेखक भागता हुआ डेक पर गया। वह एम्स्टर्डम द्वीप का पूरा बाहरी भाग देख सकता था। वह ज्वालामुखी पत्थर से बना एक बेकार सा टुकड़ा था। उस पर पेड़ पौधे नहीं के बराबर थे, लेकिन वह राइटर के लिए वह दुनिया का सबसे सुंदर द्वीप था। उन्होंने रात के लिए वहाँ लंगर डाल लिया और अगली सुबह उस द्वीप के सभी 28 निवासी खुशी से चिल्ला दिए और जब वे उनकी तट पर आने में सहायता कर रहे थे। और इस तरह से जो राइटर और उनकी फैमिली जो है वो सुरक्षित एम्स्टर्डम नाम के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं।